हेलो एवरीवन। अगर आप इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और यूट्यूब पर अलग अलग वीडियोस देखकर कंफ्यूज हो गए हो, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। मैं रिसेंटली कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर के लिए सिलेक्ट हुई हूँ और इस वीडियो में मैं अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं बताऊँगी कि ओए का एग्जैक्ट पैटर्न क्या था, इंटरव्यू में क्या पूछा गया, मैंने क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, क्या मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए, ऑफर लेटर कितनी टाइम बाद आया और लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो काश मुझे पहले पता होती। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे ओए एक्सपीरियंस की। तो देखो, मेरा सबसे पहले जो कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव हुआ था उसमें अराउंड 128 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था और मेरा जो ये इन्फोसिस का एग्ज़ाम था ये ऑन कैंपस था, लेकिन ये डाइवर्सिटी हायरिंग थी, यानी कि इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को ही अप्लाई करने को बोला गया था और इस टेस्ट के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल थी। तो अराउंड 120 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था और जिसमें से ओए के बाद सिर्फ 30 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो मेरा ये जो एग्ज़ाम था ये 12 नवंबर को हुआ था। सबको अपना इंडिविजुअल लैपटॉप असाइन करा गया था। हमें कॉलेज गए थे, वहाँ पर फिर हमारी एंट्री हुई थी। एंट्री के अंदर दे वेरीफाइड अवर माय गवर्नमेंट आईडी। उसके बाद हम गए थे ऑडिटोरियम, जहाँ पर जाने के बाद उनका एक प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ था। तो एचआर ने पूरा प्रोसेस बताया था, क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे, किधर तुम्हें क्या अटेम्प्ट करना है, कितने सेक्शंस होंगे, ये सारी चीज़ें बताई थी। कहाँ पर ट्रेनिंग होगी, किस तरीके से होगी, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई। एंड देन हम गए अपने रूम्स में जो हमें अलॉट हुए थे और फिर हमें हमारा जो कंप्यूटर दिया गया था उस पर हमने अपने क्वेश्चन सॉल्व करे थे। द इज़ अ रफ शीट, एक ही शीट प्रोवाइड करी गई थी हमें, बट यू कैन आस्क फॉर मोर शीट्स एज वेल। तो अगर एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 120 मिनट्स का था पूरा। ठीक है, अब इन्फोसिस के एग्ज़ाम में टोटल हमें मिलते हैं 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स के अंदर 7 सेक्शंस होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस होंगे तुम्हारे पास, इसमें मैथमेटिक्स आता है। देन पहला सेक्शन मैथमेटिक्स होता है, जिसका मतलब एप्टीट्यूड हम कह सकते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी। अब एप्टीट्यूड के अंदर तुम्हें दिया जाता है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस रेशियो, प्रॉब्लम्स अंडर टाइम प्रेशर। वर्क वाला क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं कि एक इंसान एक काम को इतने दिन में कर रहा है तो 10 इंसान इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे करके ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। मिक्सचर्स का बहुत ज़्यादा आता है कि दूध में इतना पानी मिलाया या फिर ऐसे करके, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरी डाइवर्सिटी हायरिंग में जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, मैंने जितने पीवाईक्यूज देखे थे उनके कंपेयर में मुझे अपने टाइम पे इजी लगे, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करा था। बट ऑब्वियसली बाकी के स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स देखें तो वो लोग पजल सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो उन्हें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जैसे वर्बल पार्ट थोड़ा हार्ड लगा था। ओके, तो इस पर हम बाद में आएंगे। अभी मैं तुम्हें बस एग्जाम पैटर्न बता देती हूँ कैसा है। देन उसके बाद सेकंड सेक्शन में हमारे पास होता है रीजनिंग, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, सिलोगिज्म, कोडेड इनइक्वालिटी एंड लॉजिकल सीक्वेंसेस। और ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्लॉकवाइज बच्चे बैठे हुए हैं, इसके साइड में ये बैठा है, उसके साइड में ये बैठा है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है इन क्वेश्चंस में कि अगर ये इजी भी हो ना तो इतने बड़े होते हैं, एकदम पैराग्राफ लिखा होता है कि तुम आधा टाइम तो रीड करने में ही वेस्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज वर्बल एबिलिटी, जहाँ पर रीडिंग कंप्रहेंशन आता है, सेंटेंस करेक्शन आता है। यहाँ पर तुम्हें टेंसेस का देखना है, एरर डिटेक्शन की वीडियोस देख के जानी है। ठीक है, और ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम पैटर्न बेस देखो कि किस जगह पर वो ज़्यादा एरर्स दे सकते हैं, या मतलब टेंसेस में एरर दे सकते हैं, प्रोनाउंस में दे सकते हैं, ऐसी वाली चीज़ें। और ये सब तुम्हें मॉक टेस्ट देखोगे तो समझ आएगा। ओके, देन वी हैव सूडो कोड्स। अब इस सेक्शन में कोडिंग दी जाती है। अब ये सिर्फ एक स्पेसिफिक लैंग्वेज बेस्ड नहीं होती। ठीक है, बेसिक होता है वो तुम्हें नॉर्मल सूडो कोड की फॉर्म में देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिंटेक्स गड़बड़ होगा। वो बस ये चेक करते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए क्या आउटपुट आ रहा है या कोई आउटपुट इससे निकलेगा भी कि नहीं। देन वी हैव पजल्स, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पजल्स में ऐसा होता है कि तुम्हारे पास बस एक पजल है, आप पूछ लिया कि अब बताओ इसके नेक्स्ट क्या आएगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट पे कौन सा नंबर आएगा। अब उसके लिए अब उस वक्त क्या होता है कि टाइमर चल रहा होता है, ऊपर से तुम्हें सारे सेक्शंस इंडिविजुअली क्लियर करने हैं, तो बहुत ज़्यादा ना प्रेशर अपने आप बिल्ड हो जाता है और ऐसे में इंसान सोच नहीं पाता, प्रेशर में सोच नहीं पाता। वही क्वेश्चन बाद में बच्चों ने करे तो उनसे
सॉल्व हो गए, पर उस वक्त प्रेशर में वो चीज़ नहीं हो पाती। तुम्हें उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। तो पजल्स जितने ज़्यादा करोगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा मॉक पजल्स करोगे उतना ही अच्छा होगा। वर्बल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी ग्रामर देखो, एरर स्पॉटिंग पे प्रैक्टिस करो, और ये सारी चीज़ें देखना। ओके, एंड देन वी हैव एन ऐसे। अब ऐसे, ऐसा सच नहीं था ऐसे में कि ऐसे की कोई कट ऑफ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें क्लियरली एचआर ने बोला था कि ऐसे तुम्हें लिखना ही है, वो बस ये देखेंगे कि तुम्हारी इंग्लिश कितनी ठीक है, तुम लिख भी सकते हो इंग्लिश, तुम्हें समझ आती है, और तुम कितने क्रिएटिव हो। और हो सकता है कि इंटरव्यू के टाइम पे वो तुमसे पूछे कि तुमने अपने एसे में क्या लिखा है, और वो तुम्हारा एसे पढ़े, पर ये चीज़ हमारे टाइम पर नहीं हुई। ओके, तो अगर मैं अपनी अकॉर्डिंग बताऊँ तो मेरे हिसाब से डिफ़िकल्टी मीडियम थी, मुझे थोड़ी ईज़ी लगी थी, बट बाकियों के कंपेयर में देखा जाए तो इट्स लाइक अ मीडियम टेस्ट। ओके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें टाइम का होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर 7 सेक्शंस हैं, 120 मिनट्स हैं, तो 17 मिनट पर सेक्शन, और उसमें से भी तुम्हें ऐसा है कि यू हैव टू क्लियर एवरीथिंग, तुम्हें हर सेक्शन इंडिविजुअली क्लियर करना है। तो वो तो रहता है, प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, इतनी चीज़ ध्यान रख लेना। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि बहुत सारे मॉक्स देने हैं, ट्रस्ट में बहुत सारे मॉक्स देने हैं, एंड आई विल प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर इट, तो उसके लिए चिंता ना करो। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर कि हमारे में क्या था कि देखो, सूडो कोड्स ऐसे थे दैट यू डोंट नीड टू टाइप एनीथिंग। सूडो कोड्स में भी तुम्हें बेसिकली वो क्या करेंगे कि तुम्हें बस आउटपुट्स बताने हैं, पूरा टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, बस लास्ट में तुम्हें पैराग्राफ लिखना होगा एक। तो हमारे पैटर्न में हमने जो एसी वाला दिया है, इसमें तुम्हें कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व खुद से नहीं करना है, सूडो कोड वाले क्वेश्चन आए थे जो प्रोग्रामिंग लॉजिक टेस्ट करता है बस। तो अगर आपको सी++, जावा और प्रोग्रामिंग के बेसिक्स भी आता है, तो ये वाला सेक्शन सूडो कोड से आप कंफर्टेबली कर ही लोगे। अब एप्टीट्यूड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो तो मैंने बता ही दिए हैं, पर एक बार फिर देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो परसेंटेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ये ना थोड़े पैराग्राफ जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो इट टेक्स टाइम। देन सिलोगिज्म एंड डेटा सफिशिएंसी जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, और मेरे खुद के टाइम पे 5 क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन के आए थे। अब तुम्हें समझना आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। तो इट्स लाइक तुम्हें एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें कुछ कुछ बना हुआ है, एक पूरा पैराग्राफ जैसा दिया है। अब पाई चार्ट को पढ़ना है, और उस पाई चार्ट के बेसिस पे 5 क्वेश्चन होंगे, उनको आंसर करना है। जैसे सबसे ज़्यादा सेल्स किसकी हुई थी, इसका एवरेज बताओ, इसका मीडियन बताओ, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। अब वो थोड़े ईजी वाले नहीं होते, हार्ड ही होते हैं, बट हमारे टाइम पे जो कैलकुलेशंस आई थी वो ईजी थी। ऑब्वियसली वहाँ पे कैलकुलेटर तो होता नहीं है, बट बहुत हार्ड कैलकुलेशंस नहीं थी, तो फटाफट से तुम डिवाइड करोगे और एक पहले डिजिट देख के तुम्हें पता चल जाएगा यही आंसर है, क्योंकि सारे ऑप्शंस एकदम अलग अलग थे। तो ऐसे करके हमें थोड़ा फ़ायदा हो गया। तो ये वाली चीज़ हमारे साथ हुई थी। अब सूडो कोड्स की बात करते हैं, तो देखो सूडो कोड्स में तुम्हारे बहुत ही ना बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हें थोड़ा लॉजिक्स का ध्यान रखना है कि किन केसेस में एरर आ सकता है, किन चीज़ों में क्या प्रिंट होता है, और सूडो कोड्स में मोस्टली चीज़ें तुम्हारी लूप्स, कंडीशनल, एरे स्ट्रिंग्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब एक एग्जांपल मैंने इधर दिया है, एंड ऐसे ही सूडो कोड्स आते हैं। जैसे सपोज तुम्हें एक दे दिया कि एक लूप है आई से आई लेस देन एन तक चल रहा है, और एरे 1, हाँ ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो ये जो डिवाइड है ना, अब आधों को, मतलब बहुत सारे लोगों को अगर कोडिंग नहीं आती तो दे विल बी कंफ्यूज कि ये डिवाइड मॉड्यूलस इसका काम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मॉड्यूलस आ गया, मेरे वाले में बहुत बड़े बड़े जो इसके अंदर कंडीशंस होती है उसमें बिटवाइज ऑपरेटर्स लगाए होते, शिफ्ट ऑपरेटर्स लगाए होते। ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन वाले शिफ्ट ऑपरेटर्स लगाए थे, लेस देन, इक्वल्स टू लगाया था, मॉड्यूलस लगाया था, एंड देन सिंपल स्लैश जो डिवाइड करने के लिए होता है वो लगाया था। अब ये जो मॉड्यूलस होता है ये हमेशा हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना, ये सब देख लेना। ओके, क्योंकि यही इसी बेसिस पे तुम्हें सूडो कोड्स मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर आता है इंटरव्यू की बात। तो अगर मैं पहले तुम्हें इसके अपने रिसोर्सेज बता देती हूँ, ऑल्दो आई विल टेल यू द रिसोर्सेज इन मोर डिटेल, बट अभी के लिए तुम इतना देखो कि मैंने जो भी प्रिपरेशन करी वो सारी खुद से ही की थी। मतलब जो भी वेबसाइट्स मैंने फॉलो की उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर था प्रेप इंस्टा। मैंने प्रेप इंस्टा से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी, प्रेप इंस्टा तो मस्ट था। एंड देन फिर मैंने गीक्स फॉर गीक्स करा था, और जो सबसे ज़्यादा मैंने करा था वो मॉक टेस्ट थे। मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने टॉपिक्स पढ़ लिए,
सारे टॉपिक्स मैंने लिख लिए थे एक पेपर पे, ठीक है, हर जगह से, प्रेप इंस्टा से निकाल के कि क्या क्या आ सकता है, गीक्स फॉर गीक से निकाल के एक पेपर पे लिखा एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक्स। अब जब मुझे लगा मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कर ली। मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट कलेक्ट करे थे इधर उधर से, और मैं क्या करती थी, 1 घंटे का 120 मिनट का टाइमर लगा दिया और बैठ के वो मॉक टेस्ट दिए। अब उस वक्त क्या हो रहा है, मुझे सेम फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, सेम कन्फ्यूजन्स हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा वो जो प्रेशर होता है ना, वैसा मुझे फील हुआ उस वक्त। और फिर मैंने देखा कि मैं किस तरीके से प्रेशर को हैंडल कर पा रही हूँ, और फिर अपने मेरे कैसे स्कोर्स आ रहे हैं, एंड देन ऐसे कर करके मैंने प्रैक्टिस की। तुम ऐसा करोगे तो बहुत फ़ायदा रहने वाला है तुम्हारा। तो प्रेप इंस्टा इज़ अ मस्ट, वहाँ जाके तुम क्वेश्चन देखो। प्रेप इंस्टा में खुद भी वो टाइमर चलाता है जब भी वो क्वेश्चन देता है। देन गीक्स फॉर गीक्स, उसके बाद बहुत सारी रिसोर्सेज थी, वीडियो रिसोर्सेज थी यूट्यूब चैनल से जो मैंने फॉलो करे थे। ओके, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगी। तो अब बात कर लेते हैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। अब हुआ क्या कि जैसे ही मेरा ये ख़त्म हुआ एग्ज़ाम, ये मॉक टेस्ट नहीं, मेरा ओए ख़त्म हुआ था। देन उसके बाद क्या हुआ कि हम अपने घर आ गए, एंड शाम को उन्होंने बहुत लेट हमें इंटरव्यू रिजल्ट भेजा था, 11 बजे के करीब भेजा था। बट तब तक मैं प्रिपरेशन कर रही थी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा इसमें। तो फिर 11 बजे हमें ओए का आया, वीकेंड से उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट भेजी। अब उस वक्त तक मैंने थोड़ा बहुत अपने प्रोजेक्ट्स पढ़ लिए थे, ये सब पढ़ लिया था, बट मुझे था कि मुझे सीएस फंडामेंटल्स भी करके जानी है, लाइक अगर पूछ लिया तो क्यों रिस्क ले। तो अब क्या हुआ कि सीएस फंडामेंटल्स में, क्योंकि मैं एक अपने यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ाती हूँ, तो मैंने अपनी ही वीडियोस 2x पे देखी और फटाफट से रिवाइज कर लिया, क्योंकि अपनी वीडियोस देखी हुई हैं और मैंने ही पढ़ाया है, तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट मैंने रिवाइज कर लिया। खुद की वीडियोस देख के सीएस फंडामेंटल्स निकाले, और फिर मैंने एक एक स्पेसिफिक टॉपिक जैसे HTML, गीक्स फॉर गीक्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस, ऐसे कर करके, ऐसे सर्च कर करके अपना सारा प्रिपरेशन करा था। तो मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करा था मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले अपना रेज्यूमे देख लेना अच्छे से, अपना इंट्रोडक्शन एक अच्छा सा प्रिपेयर कर लेना, क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, क्या ज़रूरत पड़ी उन प्रोजेक्ट्स को बनाने की, ये सब। देन बेसिक जो एसक्यूएल क्वेरीज होती है वो तुम देख लेना, ठीक है। DBMS क्या होता है, एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये बेसिक बेसिक चीज़ें, ये सब तो तुम्हें आनी ही चाहिए। ओके, अब हुआ क्या था कि मेरा इंटरव्यू नेक्स्ट डे था। देन 30 मिनट्स का ही इंटरव्यू गया होगा ऑलमोस्ट, ओके। और एक ही इंटरव्यू व्यूअर था, तो ऐसा नहीं है बहुत सारे लोगों में, एक ही इंटरव्यूअर था। एक चीज़ मैं बताती हूँ, दैट इफ़ यू आर एबल टू क्रैक द ओए, तो तुम्हारा इंटरव्यू बहुत आराम से निकलेगा, बहुत प्यार से निकलेगा। बस तुम्हें उधर बोलना आना चाहिए और अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा दो, एंड यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड। मार्क कर लेना इस बात को, मेरी सुन लेना ध्यान से। क्योंकि क्या है ना कि अगर तुम ओए कर लेते हो तो फिर उन्हें इतना तो पता ही है कि तुम्हें नॉलेज है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम देखो एक ऐसा है कि पहला तो ऑन कैंपस है, तो तुम्हें पहली चीज़ तो कॉलेज के अंदर जाके एग्ज़ाम देना है, एंड देन वहाँ पर उस रूम में बहुत सारे रिक्रूटर्स होंगे, रिक्रूटर्स नहीं सॉरी, बहुत सारे लोग होंगे, तो तुम ऑब्वियसली चीटिंग नहीं कर पाओगे। टीचर्स होंगे, घूम रहे होंगे राउंड पर, एंड ऐसा होगा कि तुम्हारे सिस्टम पर फिर एक सिस्टम छोड़ के फिर दूसरे सिस्टम पर कोई बैठा होगा, और सब बहुत दूर दूर होंगे। तो ऑब्वियसली द इंटरव्यूअर नो कि तुम्हें नॉलेज तो है, तो वो बहुत चिल माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेगा। मेरा इंटरव्यूअर पर्सनली बहुत अच्छा था। इट वाज मोर लाइक अ इंटरैक्शन रेदर देन ए रियल इंटरव्यू। बस नॉर्मल पूछ रहे थे प्रोजेक्ट्स पर, ऐसा लग रहा था कि हाँ बात ही कर रहे हैं। और अगर तुम लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो तुम थोड़ी सी मिक्स लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, बट ध्यान रखना कि जिस वे में तुमसे इंटरव्यू पूछ रहा है उसी वे में तुम रिस्पॉन्ड करो। मेरा इंटरव्यू मुझसे मिक्स लैंग्वेज में पूछ रहा था, तो फिर मैं भी चिल होकर मिक्स लैंग्वेज में ही रिप्लाई कर रही थी, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू 30 मिनट्स का था, एक इंटरव्यू था, एंड मिक्स लैंग्वेज थी जैसे कि मैंने बोला। ओके, अब मैं मस्ट मस्ट क्वेश्चंस बता देती हूँ जो उन्होंने ही पूछे थे। सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं आई थी, दे आस्क मी टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो जो जो चीज़ें तुम बता सकते हो इसमें, जैसे तुम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तुमने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है, इस टीम में बनाया तो वो बता दो। उस वक्त तक अगर कोई माइनर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो बता दो, कोई इंटर्नशिप्स किए हैं तो वो बता दो, अपना कॉलेज, अपना कुछ भी, अगर तुमने कुछ मेडल्स जीते हैं, कोई हैकेथॉन विन करा है, कहीं पार्टिसिपेट करा था, कोई अचीवमेंट है, तो ये सब तुम बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर बहुत प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन जो इंटरव्यू पूछ सकता है, अगर तुमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में नहीं बताया तो वो तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में पूछेगा। जैसे कि मेरे टाइम पे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बहुत डिटेल में पूछा था कि क्या है, क्यों बनाया है आपने। तो मेरा एक आईलेट्स प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हुए थे आईलेट्स के, जहाँ पर सारा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये पूरे सेक्शंस थे।
तो ऐसे करके मैंने उन्हें बताया। देन दे से कि मार्केट में और भी है, तो फिर तुमने ये क्यों क्रिएट किया, तो तुम्हें बताना है that तुम्हारा प्रोजेक्ट क्यों बेटर है, क्या आइडिया आया, क्या सोच के ये प्रोजेक्ट बनाया, क्या टेक्नोलॉजीज यूज हुई, ये सब। तो उन्होंने उसके बाद मुझसे ये पूछा था दैट व्हाट टेक्नोलॉजीज यू एक्चुअली यूज इन दिस प्रोजेक्ट, एंड मैंने इसे बताया। देन फिर बेसिक चीज़ें लाइक उन्होंने मुझसे कोड नहीं लिखवाए थे, बस ये पूछा था कि अपने डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करोगे, एपीआईज कितने टाइप की होती है, या बेसिक क्वेश्चंस अबाउट एचटीएमएल, ये सब। अब मैं बताती हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्तों से उन लोगों ने कोड्स भी लिखवाए थे। ओके, जैसे कि और कोड्स भी बहुत हार्ड कोड्स नहीं थे, डीएसए के नॉर्मल से एरे को रिवर्स कर देना, सॉर्टिंग, और बहुत इजी इजी से कोड से बेसिक थे, तो तुम कर लोगे, इतना कुछ मुश्किल नहीं था। स्ट्रिंग को रिवर्स करना, ऐसे कोड लिखवाए थे डीएसए के, तो इजी ही था सब कुछ। वैसे तो कुछ लोगों से एसक्यूएल क्वेरीज भी लिखवाई थी, बट इतना हार्ड नहीं है। अगर तुम्हें एसक्यूएल क्वेरी नहीं भी आती होगी और तुम्हें लॉजिक पता होगा तो हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे एसक्यूएल क्वेरी भी वो बहुत हार्ड नहीं दे रहे थे, और बहुत रेयरली पूछ रहे थे ये सब भी, ठीक है। मोस्टली लोगों से उन्होंने बस प्रोजेक्ट्स में से पूछा था, कुछ से कोड्स लिखवाए थे, डीएसए वगैरह करवाया था, ये सब है। बस तुम्हें कॉन्फिडेंस, वो बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखेंगे, और देखेंगे तुम्हें बोलना आना चाहिए, और बेसिक इतना तुम्हें टेक्नोलॉजिकल नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर मुझसे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स पूछे थे, तो यही सब था। अब मैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में तुम लोगों को बताती हूँ। तो इट्स लाइक माई प्रोजेक्ट आईएलटीएस प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, मैंने तुम्हें बताया था। तो इसमें रिएक्ट, नोड.जेएस, ये सारी टेक्नोलॉजीज मैंने यूज़ की हुई थी। एंड मेरा एक सेकंड प्रोजेक्ट भी था, कंपोनेंट जनरेटर। यहाँ पर क्या हो रहा था, इट्स लाइक कि तुम प्रॉम्प्ट दोगे और एक पूरी वेबसाइट तुम्हारे सामने क्रिएट होकर आ जाएगी। तो ऐसे कुछ मेरे प्रोजेक्ट से तुम अपने बता सकते हो, ठीक है। उनमें क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ की, क्यों आइडिया है, ये सारी चीज़ें तुम बता सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ तुम्हें टेक्निकल क्वेश्चंस बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो, अब देखो सीएस फंडामेंटल्स है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या क्या कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, तो डीबीएमएस के अंदर तुम्हें नॉर्मलाइजेशन कितने टाइप्स की होती है, कैसा कैसा है, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है, जॉइंट्स कैसे होते हैं, और थोड़ा बहुत जॉइंट्स का कोड, ये सब तुम्हें लिखना आना चाहिए। एसक्यूएल क्वेरीज तुम्हें आनी चाहिए, ओके। ज़्यादा नहीं तो बेसिक बेसिक तो आनी चाहिए। ग्रुप और हैविंग में डिफरेंस, सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालते हैं उसकी चीज़, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। देन एरेज के अंदर बेसिक तुम देख सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ठीक है। किसी चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बाइनरी सर्च की कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए। देन स्ट्रिंग्स पर आते हैं। तो स्ट्रिंग्स में पैलिड्रॉम की प्रॉब्लम दे सकते हैं वो, फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर निकालो, ऐसे करके दे सकते हैं वो, ठीक है। अब कुछ लोगों के टाइम पे इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा ऐसे थे, मतलब ये डिपेंड करता है। कुछ लोगों का इंटरव्यू बहुत इजी गया कि उनसे प्रोजेक्ट के बारे में भी नहीं पूछा, उनसे बेसिक पूछा, आप क्या इंटर्नशिप कर रहे थे, कहाँ पर कर रहे थे, कैसा था, कैसा रहा इंटर्नशिप, तो ऐसे करके भी चीज़ें पूछिए, ठीक है। तो फिर पर अपना प्रोजेक्ट तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, कौन सा डेटाबेस यूज़ करा है, यही वाला डेटाबेस क्यों यूज़ करा है। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट मोंगोडीबी में है तो पूछ सकते हैं कि तुमने एसक्यूएल क्यों नहीं यूज़ करा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अपना रेज्यूमे अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी लाइन तुमने लिखी हो वो पूछेंगे। जैसे अगर एक हुआ था कि किसी ने अपने जावा स्क्रिप्ट के आगे लिखा हुआ था जावा स्क्रिप्ट ES6+, तो उन्होंने पूछ लिया इस ES6+ का मतलब क्या है। अगर तुमने गिट और गिटहब लिखा होगा तो तुमसे हो सकता है गिटहब क्वेरीज पूछ ले। अगर तुमने अपने प्रोजेक्ट में वेब सॉकेट मेंशन करा है तो पूछेंगे कि वेब सॉकेट क्या होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि अपने रिज्यूमे में कुछ भी एडिशनल तो नहीं लिख रहे, कुछ भी एक्स्ट्रा तो नहीं लिख रहे, जस्ट कीप दैट इन माइंड, ओके। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए थे, ठीक है। सो रिसोर्सेज के लिए मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जो प्लेटफॉर्म्स मैंने यूज़ करे थे उनमें था गिग्स फॉर गीक्स, देन था प्रेप इंस्टा, इंडिया बिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया बिक्स, ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देन लीड कोड, अब लीड कोड का क्या काम है, लीड कोड का इतना काम एससी के इसमें नहीं है, ये तुम्हें इंटरव्यू के टाइम पे काम आ सकता है। जब तुम्हें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो, बेसिक कैरे देखना हो ये कि क्या पूछेंगे, तब तुम लीड कोड का यूज़ कर सकते हो। नाउ देयर आर सम यूट्यूब चैनल्स दैट आई फॉलो, और तुम भी फॉलो करो तो बढ़िया है। तो पहला चैनल है कैंपस मॉन्क। अब कैंपस मॉन्क एक बहुत अच्छा चैनल है, यहाँ पर से मैंने वन शॉट वीडियोस देखे थे इनके, ठीक है, एप्टीट्यूड के लिए स्पेसिफिकली। तो तुम कैंपस मॉन्क फॉलो कर सकते हो। देन हमारे पास टेकी कोड बढ़िया, अब इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्बल एबिलिटी पढ़ाई है, और ये सब चैनल्स PYQs करवाते हैं, मॉक टेस्ट करवाते हैं अपने चैनल पे, बड़े बड़े PYQ सॉल्व करवाते हैं, तो इनसे हेल्प मिलती है और तुम्हें क्वेश्चंस का आइडिया होता है। तो मैंने इनको भी फॉलो करा था। देन आता है हमारे पास नॉलेज गेट। अब यहाँ पर क्या है, नॉलेज गेट में भी इन्होंने एक वन शॉट वीडियोस बनाए हुए हैं, वन शॉट लेक्चर्स बनाए हैं, तुम इनको देख सकते हो।
ऑल्दो मैं तुम्हें ये बोलूँगी कि कहीं से एक टॉपिक पढ़ लो और उसके बाद ना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, तो उससे तुम्हारी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। तो ये बात ध्यान रखना कि तुम्हें क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। ऐसा नहीं है बस थ्योरी पढ़ ली, उन्होंने जो स्क्रीन पे 5-6 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करवाए, वो बस वो करा और हो गया। नहीं, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देने हैं। मॉक टेस्ट मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। जितने भी रिसोर्सेज़ मेरे पास थे, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह क्या था, रिसोर्सेज़, नोट्स, आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग। तुम्हें बस चैनल सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम लिंक मेंशन होगा, उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? और कोई भी डाउट्स हैं किसी भी चीज़ के तो तुम मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। कोई भी प्रिपरेशन को लेके गाइडेंस चाहिए और भी कोई डाउट है कॉलेज को लेके या फिर सब्जेक्ट्स को लेके, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद आता है गेट स्मैशर। तो गेट स्मैशर से तुम अपने सीएस फंडामेंटल्स कर सकते हो एंड सूडो कोड्स वगैरह के लिए यू कैन प्रेफर जेनीज लेक्चर। अब अगर तुम्हें इतना रिसोर्सेज इसमें है भी नहीं, देखो अगर तुम्हें अच्छे से देखना है कि तुम्हें क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, जस्ट गूगल पे सर्च करो कि अगर तुम्हें सूडो कोड्स के लिए देखना है या पजल के लिए देखना है तो सर्च करो पजल इन्फोसिस PYQ, सारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है? पर मॉक टेस्ट जब तुम दोगे तो पजल ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने क्या करा था कि स्टार्टिंग में जब मैं अपने मॉक टेस्ट दे रही थी ना, मुझसे पजल सॉल्व ही नहीं हो रहे थे, लिटरली सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। पर जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चंस करे, उनके आंसर्स देखे, तब मुझे आइडिया आया कि अच्छा यार ये ऐसे भी हो सकता है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो उस वक्त ऐसा होता है कि 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हारा ब्रेन सोचने लगता है उन तरीकों से, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि 2-3 मॉक टेस्ट दिए और वे एकदम निराश ही हो गए कि मुझसे तो होना ही नहीं है, बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं करना, ओके? तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने तुम्हें बता दिया। मैंने पहले PYQs करे थे, मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए थे और टाइमर लगा के प्रैक्टिस की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सूडो कोड्स, पजल्स हैं, अपने CSS फंडामेंटल्स पे प्रैक्टिस रखो और प्रोजेक्ट रिविजन करो, तो ये सब हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज तुम काम रहना। अगर मैं तुम्हें एक डिटेल टाइमलाइन की बात करके बताऊं तो देखो, मेरा जो इंटरव्यू था, सॉरी मेरा जो OA था वो हुआ था 12 नवंबर 2025 को, ठीक है? मैंने अपना टेस्ट दिया, देन रात के 11 बजे मुझे मेल आया दैट आई एम शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। 13 नवंबर को मैंने अपना इंटरव्यू दिया था एंड उसी दिन क्या हुआ था कि हमारा रिजल्ट उसी दिन अनाउंस होना था, बिकॉज इट इज़ अ डाइवर्सिटी हायरिंग। तो हुआ क्या था कि OA में तो 100 लोगों, 100 प्लस बच्चों ने अप्लाई करा था एंड ऑल द कैंडिडेट्स आर फीमेल्स। उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन जब सिलेक्ट हुए थे OA के बाद तो 30 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे एंड मोस्टली लोगों को यही लग रहा था कि वो वर्बल एबिलिटी की वजह से ही नहीं सिलेक्ट हुए होंगे, क्योंकि इंग्लिश में ना पता नहीं चलता कि क्या गड़बड़ है। तो उस सेक्शन को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और कुछ लोगों को पजल्स की वजह से ऐसा होगा, ठीक है? और मोस्टली लोगों ने नहीं प्रिपेयर करा होगा, एप्टीट्यूड नहीं पता होंगे, फॉर्मूले तो नहीं हो पाया होगा, तो वो बात है। लेकिन ऐसा नहीं है बहुत हार्ड है, तुम कर सकते हो। उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू में तुम ये समझो कि बहुत ईजी था। 30 स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दिया था, 30 फीमेल्स ने, 25 ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो गई थी, 25-26 सिलेक्ट हो गई थी। तो ऐसा था, ठीक है? हमारा रिजल्ट उसी दिन अनाउंस हो गया था, हम ऑडिटोरियम में बैठे थे, हमारा रिजल्ट अनाउंस हो गया था। तो ये सारी चीज़, अब उसके बाद जब हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ तो थोड़े टाइम तक हमें कुछ मैसेज नहीं आया। 13 नवंबर को रिजल्ट अनाउंस हुआ था और अब फिर हमें फैब के अराउंड कॉलेज की तरफ से मेल आया था दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड, और पूरी लिस्ट आई थी ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स जो भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। उसके बाद अब जाके जून में हमारा ऑफर लेटर आया इन्फोसिस की तरफ से कि यू आर सिलेक्टेड और ये तुम्हारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, विच इज़ ऑन सेप्टेम्बर। माई डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज़ ऑन सेप्टेम्बर। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है? थोड़ा और इस पूरे प्रोसेस में ना तुम्हें, जैसे अगर तुम लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुके हो तो फिर तुम्हें वेट करना पड़ेगा 9 से 10 महीने का, तब जाके तुम्हारा ऑफर लेटर आता है। सो बेसिकली अगर अभी तुम अपने 4th ईयर में आए हो और इन्फोसिस आने वाली है, तो तुम्हें ऑफर लेटर तब मिलेगा मैसूर की ट्रेनिंग के लिए जब तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अपने टाइम में बहुत ऐसे तो देख रही थी कि मेरे को क्यों नहीं आया अब तक ऑफर लेटर, सबको आ गया। बट यही दिक्कत होती है, जिनका पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, सेमेस्टर पहले ओवर हो जाता है, उनको जल्दी आ जाता है और बाकियों को बाद में आता है, ठीक है? तो ये सब देख लेना। अब यहाँ पर अगला जो चीज़ है वो है मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो मैंने अपने टाइम में मिस्टेक्स कर दी थी, यही मैं बताऊंगी कि पैनिक मत करना बिल्कुल भी। मेरे टाइम पे क्या हो रहा था, मैंने ऑल इतने मॉक टेस्ट दिए थे बट स्टिल रियल एग्जाम तो अलग ही होता है ना, उस वक्त तो नर्वसनेस रहती है। तो मेरे टाइम पे क्या हो रहा, मैं एक क्वेश्चन देख रही हूँ, सपोज ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, ये सीटिंग अरेंजमेंट वाला है। अब मैंने वो क्वेश्चन देखा, बड़ा सा है, मैं रीड कर रही हूँ, अब मैंने आधा रीड कर लिया, अब मेरा ध्यान गया टाइमर पे कि ओहो बस इतना सा टाइम बचा है। अब मेरा दिमाग फ्रीज हो गया टाइमर देखते ही, एंड देन जो मैं पढ़ रही थी क्वेश्चन मैं वो भी भूल गई, फिर मैं दोबारा क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ रही हूँ। तो ये चीज़ें होती है और ये टाइम वेस्ट ही करती है, पैनिक हो जाता है, तो इस पे ध्यान देना, ठीक है?
ध्यान देना, टाइमर देखना, पर बीच क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइमर मत देखना, 1 घंटे तक टाइमर ही मत घूरते रह जाना। ये मेरे साथ होता है, मैं इसलिए बोलूँगी ज़्यादा पैनिक मत होना। क्वेश्चन से ज़्यादा लोग टाइमर देखकर पैनिक हो जाते हैं, इसलिए घर पर टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट दो। एग्जाम का प्रेशर पहले से एक्सपीरियंस करोगे तो बेटर होगा, ट्रस्ट मी, ओके। और यही स्ट्रैटेजीज तुम्हारा सिलेक्शन में हेल्प करेंगी। देन पैनिक मत हो, एप्टीट्यूड बिल्कुल स्किप मत करना, रेज्यूमे इग्नोर मत करना, अपने प्रोजेक्ट्स को पता करना और बहुत सारे मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करना। उसके बाद क्या हुआ था कि एससी के बाद हमारा एक अपग्रेडेशन एग्जाम भी हुआ था फॉर एससी, और ये भी फैब में ही हुआ था। अब हुआ क्या कि इसमें हमारा पूरा कॉलेज बैठा था, लेकिन इसमें क्या हुआ था दैट 4-5 बच्चे सिलेक्ट होते, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड, मतलब किसी से हुआ ही नहीं, इतना ज़्यादा हार्ड था। तो बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे। तो अब हमारा अपग्रेडेशन दोबारा होगा, उसके लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। बट ये है कि अगर तुम एससी के लिए जा रहे हो, एससी के लिए तुम सिलेक्ट हो गए, तो फिर अपनी फटाफट से डीएससी रोल के लिए या एसपी रोल्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, क्योंकि अपग्रेडेशन एग्जाम्स फिर होने लगते हैं, जहाँ पर हमारे अपग्रेडेशन के टाइम पे 3 क्वेश्चन दिए थे, 3 कोडिंग क्वेश्चन थे, और वो बहुत ही ज़्यादा टफ थे। मतलब लोगों के 2-3 टेस्ट केस भी पास हो जा रहे थे, पर सारे नहीं हो पा रहे थे। और इसमें ऐसा होता है कि इजी वाले का तुम्हारा एक पूरा एक के सारे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे टेस्ट केस पास होने चाहिए, और बाकियों के आधे टेस्ट केस पास होने चाहिए, या फिर तुम पूरे भी करोगे तो 2 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं तुम्हारे, 2 क्वेश्चन से सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, तो तुम मानो कि तुम डीएससी के लिए सिलेक्ट हो रखे हो, बस फिर इंटरव्यूज के अंदर तुम्हें अच्छा करना है। तो ये चीज़ है कि एससी के बाद फिर अपनी तुम्हें अपग्रेडेशन की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। उसके लिए अगर इफ़ यू वांट, तो मेरे जो दोस्त एससी में सिलेक्ट हुए हैं, मैं उनके इंटरव्यूज़ लेके आ जाऊँगी तुम लोगों के लिए, उनके रिसोर्सेज उन्होंने कहाँ से प्रिपेयर करा है, ये सब चीज़ें मैं तुम्हें बता दूँगी। ठीक है, ऑफर लेटर की टाइमलाइन मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट बता ही दी है, दैट नवंबर में मेरा इंटरव्यू आया था, देन मैंने बस वेट करा, जून में ऑफर लेटर आया, एंड सितंबर से मेरी जॉइनिंग है। एंड दीज आर सम स्क्रीनशॉट्स ऑफ माय सिलेक्शन मेल, जैसा मुझे आया था। तो ये वाला सिलेक्शन मेल इन्फोसिस की तरफ से ही आया था, और यहाँ पर ये वाला सिलेक्शन मेल इन्फोसिस की तरफ से आया था, एंड दिस वन कम्स फ्रॉम अवर कॉलेज। तो ये बेसिक चीज़ है। ओके, अब आगे चल के मैं वीडियोस बनाऊंगी कि ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ट्रेनिंग का क्या है, हॉस्टल कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो उनके लिए मेक श्योर कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे जो भी डाउट्स वगैरह है मुझसे पूछ लेना, कमेंट्स में पूछ लेना। और जितने भी फ्री रिसोर्सेज है, अगेन मैं बोल रही हूँ, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, नोट्स वगैरह, सूडो कोड के रिसोर्सेज, सबका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, और टेलीग्राम लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर प्लेसमेंट को लेकर, इन्फोसिस को लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं मैक्सिमम कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मैं जॉइनिंग एक्सपीरियंस, माइसोर ट्रेनिंग, तुम्हारे CS फंडामेंटल्स, तुम्हारे कॉलेज के सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ों को कवर करती हूँ। तुम्हारे सारे डाउट्स जो भी तुम पूछोगे ये सब कवर होगा। तो चैनल विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एप्टीट्यूड को लेके कोई डाउट है, रिसोर्सेज को लेके कोई डाउट है, तो मैं सब कवर करूँगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक्स फॉर एवरीवन जिन्होंने हमारे एल्गोरिथमिक वेब चैनल को बड़ा बनाने में हेल्प करी। हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, ऑब्वियसली तुम सबकी वजह से ही हुआ है ये सब। तो आई होप कि अभी 1K है, और हम आगे चल के हमारे सब्सक्राइबर्स और ज़्यादा बढ़े, और हमारी एल्गोरिथमिक फैमिली भी बहुत ज़्यादा बढ़े। तो यही सब मैं बोलूँगी, बाकी टेंशन मत लो, तुम लोग कर लोगे। अगर इन्फोसिस नहीं भी हो तो और भी अच्छी कंपनीज हैं जो अभी आएंगी, अभी तो तुम्हारा 4th ईयर जो स्टार्ट ही हुआ है। और नहीं भी और लोगों का जो ऑन कैंपस के लिए देख रहे हैं, ऑफ कैंपस के लिए देख रहे हो, चिल मारो, हो जाएगा सब। मतलब एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन ज़रूर होता है, यही बोलूँगी। ओके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।